व्हाट इज ऑफर? ऑफर की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो होगी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्टेन टर्म्स। अब जो बंदा ऑफर कर रहा होता है उसे हम ऑफरर कहते हैं, और जो बंदा ऑफर रिसीव कर रहा होता है उसे हम ऑफरी कहते हैं। और जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस कर रही होती है, अगर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ इंडिकेशंस हो रही हैं तो वो ऑफर होगी। अब बहुत सी ऐसी सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिसमें कम्युनिकेशंस में टर्म्स एंड कंडीशंस इंडिकेट हो रही होती हैं, लेकिन कोर्ट उसको इनविटेशन टू ट्रीट कंसिडर कर देता है। अब इनविटेशन टू ट्रीट होता है इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। उसमें सिर्फ आप इनवाइट कर रहे होते हैं कि अगली पार्टी को कि वो कोई ऑफर करे। अब ऑक्शनर्स की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो नॉर्मली इनविटेशन टू ट्रीट कंसिडर की जाती है। ये हमें पता चलता है हारिस वर्सेस निकरसन के केस में। अब इसमें हारिस एक ऑक्शनर होता है जो एडवर्टाइजमेंट देता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल करना चाहता है, जिसमें ऑफिस फर्नीचर भी मेंशन्ड होता है। अब निकरसन को ऑफिस फर्नीचर की ज़रूरत होती है तो वो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आता है, और जब वो ऑक्शनर की प्लेस तक पहुंचता है तो पता चलता है कि वहाँ पे ऑफिस फर्नीचर की तो ऑक्शन ही नहीं होती। अब जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे ये हेल्ड होता है कि जो ऑक्शनर ने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है उसमें सिर्फ उसकी इंटेंशंस शो हो रही हैं कि वो ये चीज़ बेचना चाहता है, पर वहाँ पे किसी किस्म का ऑफर नहीं किया हो रहा होता। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऑक्शनर्स की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो सिर्फ इनविटेशन टू ट्रीट होती हैं, ऑफर नहीं होती। इसी तरह जो सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब एक कम्युनिकेशन में एक पार्टी या दो पार्टी के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो अगर उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई तक बात होती है तो वो सिर्फ इनविटेशन टू ट्रीट होगी, वो ऑफर नहीं होगी, जो कि हमें पता चलता है हार्वी वर्सेस फेसी के केस में। इस केस में हार्वी जो होता है वो टेलीग्राम करता है फेसी को कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम से कम किस प्राइस पे बेचना चाहिए। तो फेसी उसको रिप्लाई बैक करती है कि कम से कम वो 900 पाउंड में अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगी। अब हार्वी कहता है कि मैं इस प्राइस पे रेडी हूँ, आप जो है ना तो अपना पेपर वर्क कर लें। अब फेसी उससे मज़ीद कोई इस दोनों पार्टीज़ के बीच में मज़ीद कोई कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं होती। अब क्या होता है कि हार्वी को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि फेसी जो है वो एक थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग कर रही है, जिसमें वो हार्वी और फेसी जो है वो केस कोर्ट में चला जाता है। अब वहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड करती है कि हार्वी ने जो टेलीग्राम किया था जिसमें उसने पूछा था कि कम से कम वो किस प्राइस पे सेल करना चाहेगी, जिस पे फेसी ने रिप्लाई बैक किया 900 पाउंड्स, वो मेरे लिए एक सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन था। वहाँ पे किसी किस्म की ऑफर टेक प्लेस नहीं कर रही, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो इसी तरह जो सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो सिर्फ इनविटेशन टू ट्रीट होगा, ऑफर नहीं होगा। इसके बाद आता है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। डिस्प्ले ऑफ गुड्स को जनरली इनविटेशन टू ट्रीट कंसिडर किया जाता है, और ये हमें पता चलता है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स के केस में। बूट्स फार्मेसी में एक सेल्फ सर्विस ऑप्शन होता है, वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा रहा होता है, जहाँ पे कस्टमर्स अपनी मर्ज़ी से आके कोई भी मेडिसिन पिक करके बकेट में डाल के कैशियर के पास ले जाता था और वहाँ से वो बाय कर लेता था। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने कोर्ट में ये क्लेम किया कि यहाँ पे फार्मेसी एंड पॉइजन एक्ट 1933 की वायोलेशन हो रही है। उन्होंने ये क्लेम किया कि जो गुड्स और डिस्प्ले है वो ऑफर है, और जब कस्टमर उसको अपनी बकेट में रखता है तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मासिस्ट सुपरवाइज नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे फार्मेसी एंड पॉइजन एक्ट 1933 की वायोलेशन हो रही है। इन दी एंड कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो गुड्स एंड डिस्प्ले हैं वो इनविटेशन टू ट्रीट होता है, और जब कस्टमर प्रोडक्ट उठा के बकेट में डाल के कैशियर के पास ले जाता है तो वो ऑफर होता है, और जब उस कैशियर उसको एग्री कर लेता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो बूट्स फार्मेसी थी, क्योंकि कैशियर के पास वहाँ पे फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता था, तो लिहाजा वो कोड ये कहता है कि यहाँ पे किसी किस्म की फार्मेसी एंड पॉइजन एक्ट 1933 की वायलेशन नहीं हो रही। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है वो इनविटेशन टू ट्रीट होता है।
इसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजमेंट फॉर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है अगर उसमें बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर उसे इनविटेशन टू ट्रेड कंसिडर किया जाएगा। बायलैटरल वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बोथ पार्टीज ये एज्यूम करती हैं कि उनके ऊपर किसी ना किसी की ऑब्लिगेशन है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो एडवर्टाइजमेंट्स फॉर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इनविटेशन टू ट्रीट होती हैं, और ये हमें पता चलता है पैट्रिज वर्सेस क्रिटेंडर के केस में। अब पैट्रिज वर्सेस क्रिटेंडर के केस में क्या होता है कि एक बंदा ऐड लगाता है, एक बर्ड का ऐड लगाता है फॉर 25 शिलिंग्स। अब जो वो बर्ड होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड एक्ट 1954 के अंडर लिस्टेड होता है और वो इलीगल टू सेल होता है। तो इन द कोर्ट ये डिसाइड होता है कि ये जो ऐड बंदे ने लगाया था वो एक इनविटेशन टू ट्रीट था, ऑफर नहीं था। और इसमें कोर्ट कहता है कि एक तो जो स्टेटमेंट एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी वो बहुत एक बिगवस थी, सेकंड उसकी बिजनेस सेंस नहीं बनती थी क्योंकि बंदे के पास बड़ा लिमिटेड स्टॉक था, और अगर इसको ऑफ़र बनाया जाए तो पूरे वर्ल्ड उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, और अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कैसे करेगा इतने लार्ज स्केल में। और सेकंड, क्योंकि फिशर वर्सेस बेल में भी ये डिसाइड हो गया था कि जो गुड्स एट डिस्प्ले होते हैं वो इनविटेशन टू ट्रीट होते हैं, तो यहाँ पे भी कोर्ट ने ये कहा कि जो एडवर्टाइजमेंट है क्योंकि इसमें बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तो ये इनविटेशन टू ट्रीट होगा। इसके बाद आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और एडवर्टाइजमेंट फॉर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर होते हैं। और ये हमें पता चलता है कार्लन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में। इसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी होती है जो कि स्मोक बॉल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि ये फ्लू को प्रिवेंट कर सकता है, और वो एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। और उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने ये क्लेम किया होता है कि अगर उनकी स्मोक बॉल कोई बंदा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करेगा तो उसे फ्लू नहीं होगा, और अगर उसे फ्लू होता है तो वो 100 पाउंड्स फाइन पे करेंगे। और ये प्रूव करने के लिए कि ये लोग सीरियस हैं वो 1000 पाउंड्स बैंकर के पास जमा भी करवा देते हैं। अब मिस कार्लन जो होती हैं वो स्मोक बॉल्स परचेज करती हैं और उन्हें फ्लू हो जाता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो जब वो फाइन क्लेम करने जाती है तो कंपनी रिफ्यूज़ कर देती है, ये कहते हुए कि एक तो ये इनकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो इनविटेशन टू ट्रीट थी, और सेकंड वो पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि जो मिसेस कार्लन हैं उनको कार्बोलिक स्मोक बॉल को 100 पाउंड पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने सीरियसनेस शो की बाय सबमिटिंग 1000 पाउंड्स विद द बैंक, और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो अगर एडवर्टाइजमेंट है अगर उसमें बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बायलैटरल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बोथ पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, तो वो फिर इनविटेशन टू ट्रीट होगी। लेकिन ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स जो इनमें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें एक बंदा अंडर ऑब्लिगेशन होगा टू डू समथिंग, तो उसे ऑफर कंसिडर किया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आती है रिक्वेस्ट फॉर टेंडर्स। टेंडर्स की जो रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा इनविटेशन टू ट्रीट होगी, लेकिन टेंडर जो है वो ऑफर होगा। ये हमें पता चलता है स्पेंसर वर्सेस हार्डिंग के केस में, जिसमें हार्डिंग ने ऐड लगाया होता है, एडवर्टाइजमेंट दी होती है, जिसमें वो कहता है, जिसमें उसने गुड्स की लोकेशन, टेंडर्स की ओपनिंग की डेट और ये भी कि कोई रिजर्व प्राइस नहीं होगी मेंशन किया होता है। तो जब हार्डिंग को टेंडर्स रिसीव होते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू वाला टेंडर होता है वो स्पेंसर ने भेजा होता है, लेकिन हार्डिंग जो है वो स्पेंसर को बेचने से वो बेचता सेल नहीं करता, क्योंकि उसने फर्स्ट डे में जो उसको टेंडर रिसीव हुए होते हैं उसमें से ही एक चूज़ कर लिया होता है। तो कोर्ट जब केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्लियरली मेंशन करता है अपने डिसीजन में कि जो हार्डिंग ने रिक्वेस्ट फॉर टेंडर्स की है वो इनविटेशन टू ट्रीट है, और हार्डिंग के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इन टेंडर्स को एक्सेप्ट करे। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्शनर रिक्वेस्ट फॉर बिड्स। ऑक्शनर की रिक्वेस्ट अगर रिजर्व प्राइस के साथ है तो वो इनविटेशन टू ट्रीट होगा। अगर
जो रिजर्व प्राइस तक बिडिंग नहीं जाती तो वो अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर ऑक्शनर्स की रिक्वेस्ट विदाउट रिजर्व प्राइस है तो फिर वो ऑफर होगी। और ये हमें पता चलता है वालो वर्सेस हैरिसन के केस में, जिसमें कोर्ट क्लियरली मेंशन करता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट में विदाउट रिजर्व प्राइस आ जाएगा तो अगर वो ऑक्शन होती है तो उसमें जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको ऑक्शनर को प्रोडक्ट या जो भी डिस्प्ले है गुड वो देनी पड़ेगी।